नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। तुम पागल हो बिल्कुल। अच्छा चलो दूसरा ऑप्शन सुनो। हम क्या करते हैं, उसके सिगरेट को पटाखा रख कर देते हैं। कोमल का दूसरा ऑप्शन सुनकर आरजू से घूर कर देखती है। इतने छोटे से सिगरेट में पटाखा कहाँ से कहीं फिट करेंगे। उसकी अकल पर अफसोस करते आरजू खुद ही कुछ सोचने लगती है। आइडिया, चुटकी बजाकर कहा जाता है। हम ना उसके बालों में बबल चिपका देते हैं। खुशी खुशी अपना आइडिया बताया जाता है। आरजू उसके आइडिया के बाद फिर तुम्हारा शौहर कंचा हो जाएगा। कोमल आंखों में शरारत लिए उसे आईडीए का नतीजा बताती है। हाँ तो अच्छी बात है ना, लड़कियां गंजे लड़कों से दूर भागती हैं, इसी बहाने लड़कियां उन्हें देखकर दूर भाग जाएंगी और मेरा शौहर सेफ रहेगा। आरजू भी शरारत से उसे जवाब देती है और दोनों हंसते हुए कितनी ही देर कोई ढंग का आइडिया सोचती हैं जो आ ही नहीं रहा था। वासे बस भी कर दे यार, 2 घंटे से सिगरेट पिए जा रहा है। वासे को मुसलसल सिगरेट पीते देख उसका दोस्त उसे रोकता है। तो तेरा क्या जा रहा है। सिगरेट के धुएं में अपना रात वाला गुस्सा उड़ाने की कोशिश की जा रही थी जो मुसलसल नाकामयाब जा रही थी। मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, पर एक साथ ही इतनी सिगरेट सही नहीं है, पूरा पैकेट खत्म कर लिया तूने। उसका दोस्त परेशानी से कहता है, पर वासे को ना रुकता देखकर वहां से चला जाता है और वो वहां अकेला बैठा अपने गुस्से को गम करता है। आरजू भाभी, वो दोनों कब से वासे का बैंड बजाने की तरकीब निकालकर अब क्लासरूम में जा रही थी जब एक लड़का वहां आकर आरजू को पुकारता है। भाभी वो वासे। आरजू उसके भाभी बोलने पर हैरत से देखती है, लेकिन फिर वासे के नाम पर चौंक जाती है। क्या हुआ उन्हें। उसके चेहरे की परेशानी आरजू को भी परेशान कर जाती है। वो कब से सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा है, पूरा पैकेट खत्म कर चुका है और वो हमारी बात भी नहीं मान रहा। आप प्लीज चलकर उसे रोकें। उसका दोस्त उसे वासे के बारे में बताता है, जिस पर आरजू कोमल को देखती और कहती है, जिस पर वो आंखें सजाने का इशारा करती है। कहाँ है वासे। आरजू के पूछने पर वो उसे बताता है तो आरजू क्लास में जाने की बजाय कैंटीन चली जाती है, जहां वासे लाल आंखें लिए सिगरेट के कश ले रहा था। क्या आपको एक बात की बात समझ में नहीं आती। सिगरेट सेहत के लिए सही नहीं होता और आप इतने सारे सिगरेट पी गए हैं। उसके हाथ से सिगरेट खींचकर गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा जाता है, जबकि वासे की लाल आंखें देख एक पल को उसे डर लगता है। वासे आप ठीक तो है ना। आरजू कुर्सी को उसके सामने रखकर उस पर बैठते हुए सवाल करती है। पैकेट से दूसरा सिगरेट निकालते हुए सिर्फ इतना कहा जाता है। फिर आप इतने सिगरेट क्यों पी रहे हैं। तो सिगरेट भी उसके हाथ से छीनकर सवाल पूछती है। जब मुझे गुस्सा होता है तो मैं सिगरेट ज्यादा पीता हूँ। आरजू के हाथ से अपना सिगरेट वापस लेकर उसको मुंह में डालते हुए जवाब देता है। गुस्सा कम करने के लिए सिगरेट तो कोई हल नहीं। आप अपना गुस्सा किसी पर निकाल कर भी तो अपना दिल हल्का कर सकते हैं। सिगरेट जलाते उसके हाथ को पकड़कर आरजू से समझाती है। अब अगर गुस्सा कम करने के लिए मारपीट करूंगा तब भी तुम्हें मसला होगा, तो बेहतर है ना सिगरेट पी लेता हूँ। दूसरे हाथ से मुंह पर सिगरेट लगाकर कहा जाता है। मारपीट करना जरूरी तो नहीं, बल्कि आप एक काम करें, मैं सामने बैठी हूँ, आपको जितना गुस्सा है आप वो मुझ पर निकाल लें, फिर आपका दिल हल्का हो जाएगा। आरजू से समझाते साथ खुद पर गुस्सा करने की ऑफर भी करती है। सोच लो तुम मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वासे उसे वार्न करता है, कर लूंगी, इतनी बर्दाश्त है मुझ में। वो मुस्कुराते हुए जवाब देती है, तुम्हारी कोई जुड़वा बहन भी है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वासे के अचानक से टॉपिक चेंज करने पर आरजू हड़बड़ा जाती है। वैसे कौन सा मैं आपको सारी बातें बताती थी। आरजू खुद को कंपोज करते हुए कहती है। ये भी है। वैसे यार तुम्हारी बहन थी बहुत प्यारी, मेरा तो पहली बार में ही दिल आ गया है उस पर। वासे से चिढ़ाने को शरारत से कहता है। अब वो अपना गुस्सा गुस्सा सब भूल गया था। वो शादीशुदा है। आरजू से बताती है, कोई बात नहीं, डिवोर्स हो जाएगी। वासे हल बताता है, 2 बच्चे भी हैं। आरजू अपने गुस्से को कंट्रोल करके फिर उसे बताती है, तो हमारे 4 हो जाएंगे। बस यही कहना था कि आरजू को फिर से अपना रात वाला गुस्सा याद आ गया जो उसे वासे पर था। यू नो व्हाट, आप एक इंतहाई बदतमीज और बेशरम शख्स हैं। आरजू गुस्से से अपनी जगह से उठकर कहती जाने लगती है, जब वासे उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है, जिससे आरजू अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाती और उसके ऊपर गिर जाती है। बिगड़ा हुआ बदतमीज बेशरम शख्स तुम्हारा ही शौहर है। उसकी आंखों में देखते हुए जवाब मिलता है। छोड़े वासे, ये यूं नहीं है, कोई देख लेगा। आरजू इधर उधर देखते हुए उसके ऊपर से उठने लगती है, पर वासे उसकी कोशिश नाकाम बना देता है। तो देखने दो, बीवी हो तुम मेरी। वासे उसके गिर्द घेरा तंग करके कहता है, जिस पर आरजू अपनी आंखें जोर से बंद करती है। आंखें खोलो अपनी। उसकी आंखें बंद करने पर वासे बदमजा हो जाता है। नहीं, पहले छोड़े मुझे। आरजू वैसे ही आंखें बंद किए कहती है, पर अपनी आंखों पर किसी का लम्स महसूस किए पट से आंखें खोलती है। ये क्या बदतमीजी है वासे, छोड़े मुझे। वासे को खुद के इतने करीब देख आरजू खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है। एक तो तुम्हारी बहन के बारे में भी कुछ कहूं तब भी बदतमीज, और तुम्हारे साथ कुछ करूं तब भी बदतमीज। आखिर में बेचारा मासूम कहाँ जाऊं, किधर जाऊं बताओ। वासे मुंह बनाकर मासूमियत से कहता है। आरजू को उसकी मासूमियत पर एक पल को प्यार आ जाता है, पर फिर उसकी हरकतें याद करके सारा प्यार खत्म हो जाता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अभी वो दोनों मजीद कुछ कहते कि पीछे से आने वाली निस्वानी आवाज पर पलट कर देखते हैं, जहां ब्लैक जीन्स पर रेड टॉप पहने, होंठों पर डार्क लिपस्टिक लगाए, ब्लैक हाई हील्स पहने खड़ी लड़की हैरत से दोनों को देख रही थी। उसे देखते ही वासे अपनी गिरफ्त थोड़ी ढीली करता है तो आरजू भी एक पल में उससे दूर होकर सही होकर खड़ी हो जाती है। वासे, कौन है ये लड़की और तुम्हारे ऊपर क्या कर रही थी।
वासे के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर एक अदा से पूछा जाता है, जबकि आरजू तो उसकी इतनी बेतकल्लुफी देखकर गुस्सीली नजरों से उसे घूरती है। कुछ खास नहीं, बस आपके भाई के दिमाग का जाला साफ कर रही थी। बहुत ज्यादा हो गया था ना, इसलिए। नकाब के पीछे आरजू चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट सजाती कहती है, जबकि उसके भाई बोलने पर जहां वासे अपनी हंसी रोकता है वहीं उस लड़की का मुंह खुल जाता है। ओ हेलो मिस, ये मेरे भाई नहीं, मेरे मंगेतर हैं। वो लड़की अपने बालों को झटका देकर उसे बताती वासे का बाजू पकड़ती है, जबकि आरजू तो हैरत से वासे को देखती है जो चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। ओह अच्छा, बहुत मुबारक हो आपको। वैसे आप ही बुरा ना बनाना, लेकिन आपका टेस्ट बहुत खराब है। आरजू खुद को संभाल कर उसे मुबारकबाद देती है, आखिर में अफसोस जाहिर करती है, जबकि वो लड़की उसकी तो सुई आप ही पर ही अटक गई थी। आप ही किसको बोला तुमने? मेरी एज देखी है तुमने? 1-2 साल तुमसे भी छोटी होंगी। उसके आप ही बोलने पर वो लड़की गुस्से हो जाती है। आप ही रमजान में झूठ नहीं बोलते। आप खुद को देखें और मुझे देखें, मैं तो आपके सामने बच्ची हूँ अभी। आरजू से चिढ़ाती है। वैसे चलो यहाँ से, पता नहीं कौन कौन से पागल पड़ने लगे हैं इस यूनिवर्स। इस हकारत भरी नजर से आरजू को वजूद पर डालकर वो वासे का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है, और वो भी हाथ के इशारे से उसे बाय बोलकर आराम से उस लड़की के साथ चला जाता है। मिस्टर वासे दुरानी, ये सही नहीं किया आपने। अब तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींचकर वो भी अपने क्लास की जानिब बढ़ जाती है। अब न जाने इनका ये रिश्ता क्या नया मोड़ लाने वाला था। वासे जब से नौशीन के साथ आया था उसका सारा ध्यान आरजू की तरफ ही था। इन कुछ दिनों में ही आरजू से बहुत अजीज होती जा रही थी। आरजू के साथ होते हुए उसे कुछ याद नहीं रहता था, ना कोई गुस्सा ना कोई नशा। उसे याद पड़ता था कि आरजू से पहले दिन वो रात कितना नशा करता था, पर आरजू के मिलने के बाद उसने नशा कितना कम कर दिया है। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वासे क्या सोच रहे हो तुम? उसको ख्यालों में गुम पाकर नौशीन उसके आगे हाथ हिलाती है। हाँ नहीं, कहीं नहीं। तुम ये बताओ, तुमने आरजू से ये क्यों कहा कि तुम मेरी मंगेतर हो? वासे होश में आते सवाल करता है। क्योंकि तुम मेरे मंगेतर हो। हमारे पेरेंट्स ने हमारा रिश्ता पक्का कर दिया है। नौशीन की बात सुनकर वासे हैरान हो जाता है। मतलब रिश्ता पहले ही पक्का कर दिया था और उसकी मर्जी जानने की कोशिश भी नहीं की गई थी। देखो नौशीन, एक वक्त था जब हम दोस्त थे। अब भले ही हम दोस्त ना रहे, पर तुम एक अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। वासे दोनों हाथ टेबल पर रखकर सीधा मुद्दे पर आकर बात शुरू करता है। तुम कहना क्या चाहते हो वसी? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वासे सीधी बात करके खामोश हो जाता है। सच में? बेयकीनी से पूछा जाता है, जिस पर वासे शर्मिंदगी से सर हाँ में हिला देता है। एक बात बताऊं, मैं खुद भी तुमसे शादी करना नहीं चाहती थी। वो तो बस मॉम के फोर्स करने पर मैं तुमसे मिलने चली आई। नौशीन अपने दर्द को भुलाकर मुस्कुरा कर कहती है, पर वासे जानता था वो उसे पसंद करती है। आई एम सॉरी नौशीन, तुम सच में बहुत अच्छी हो, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वासे दुरानी आज पहली बार जिंदगी में शर्मिंदा हो रहा था। तुम उस लड़की को पसंद करते हो? नौशीन गौर से उसके चेहरे को देखकर सवाल करती है, जिस पर वासे सर हिला देता है। कैसी दिखती है वो? एक और सवाल। पता नहीं, मैंने उसे देखा नहीं है कभी। वासे झूठ बोलता है, जबकि उसका जवाब नौशीन को हैरत में डाल गया था। तुमने उसे देखा भी नहीं, फिर भी उससे मोहब्बत करने लगे हो? नौशीन की हैरत किसी तौर कम नहीं हो रही थी। हाँ, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में मोहब्बत की है। मुझे उसके चेहरे से फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि उसके पास होने पर मेरा दिल पुरसुकून होता है। जो सुकून कहीं मुयसर नहीं, वो सुकून उसके साथ होने से होता है। वासे खोए हुए लहजे में कहता नौशीन को हैरत में डालता जा रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने मौजूद शख्स वासे दुरानी ही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा वासी, ये तुम ही हो जो कोई चीज लेने से पहले भी उसकी खूबसूरती देखता था, जो शख्स बगैर देखे किसी लड़की से मोहब्बत करने लगा है। नौशीन की बात पर वासे मुस्कुरा देता है। बस दिल पर किसका जोर चलता है। खैर तुम छोड़ो इन बातों को, बताओ विस्की पियोगी? तुम्हारे लिए भी मंगवाऊं? वासे बात को बदलते हुए उससे पूछता है, जिस पर नौशीन नफी में सर हिला देती है। लगता है तुम्हारी इस पर्दे वाली से कहना पड़ेगा कि तुम्हारे ये नशे खत्म करवा दे। उसको शराब मंगवाते देख नौशीन नफी में सर हिलाकर कहती है, ना करो यार, पहले ही वो मेरे सिगरेट पर पाबंदी लगा चुकी है। जब भी ये लगता हूँ न जाने कहाँ से टपक पड़ती है। अब अगर उसने इन सब के बारे में मालूम हुआ तो मेरा कत्ल कर देगी। आरजू के जिक्र पर वासे मुस्कुराते हुए कहता है, जबकि नौशीन उसके चेहरे पर ऐसी चमक और मुस्कुराहट देखकर दिल में उसे सदा खुश रहने की दुआ करती है। बदतमीज कहीं की, कल आने दो इन्हें यूनी, अच्छे से खबर लूंगी इनकी। घर आते ही आरजू का गुस्सा से बुरा हाल था। बार बार उसकी आंखों के आगे वासे का नौशीन के साथ जाने वाला मंजर आ रहा था, जिसे सोचकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वासे दुरानी, आपने आरजू फारूकी को बहुत हल्के में ले लिया है। अब लगता है अपनी असली रूप में आना ही पड़ेगा, वरना आप सुधरोगे नहीं। पूरे कमरे में चक्कर काटते हुए आरजू वासे को सुधारने के मंसूबे बनाती है। जब उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आती है, पर अनजान नंबर देखकर आरजू कॉल नहीं उठाती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? बार बार कॉल आने पर आरजू अपने गुस्से पर काबू पाते फोन उठाती है। जिसके बारे में आप अभी सोच रही थी? आगे से वासे की आवाज सुनकर उसका गुस्सा फिर से बैठ जाता है। आपका मतलूबा सारफ इस वक्त शदीद गुस्से में है। बराए मेहरबानी उनका गुस्सा कम होने का इंतजार करें, शुक्रिया। बगैर उसकी कुछ सुने आरजू कॉल काटकर मोबाइल बेड पर फेंक देती है, जबकि उसके अंदाज पर
क्लब के बाहर बैठा वासे कहका लगाकर हंस देता है, ये लड़की पूरी पागल है। सर झटक कर हंसते हुए अपनी गाड़ी में सवार होकर गाड़ी वहां से भगा ले जाता है। भाई चाहते हैं कि ईद हम उनके साथ मनाएं, इसलिए उन्होंने हमें इस्लामाबाद बुलाया है। अफ्तारी के वक्त मुजम्मिल फारूकी सबको बताते हैं, ये तो अच्छी बात है, वैसे भी यहाँ अकेले ईद मनाने का बिल्कुल मजा नहीं आता। खदीजा फारूकी भी उनकी बात पर खुश हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा है कि कल शाम इस्लामाबाद चले जाएंगे। आरजू जो खामोशी से अफ्तारी करने में मसरूफ थी, उनकी ये बात सुनकर झटके से सर उठाती है। पर पापा, अभी तो ईद में 1 हफ्ता बाकी है ना, तो इतनी जल्दी क्यों? इस सारी गुफ्तगू में आरजू ये पहली बार बोली थी। बच्चे जल्दी कहाँ है, सिर्फ 5 दिन तो पहले जा रहे हैं। अब इतने अरसे बाद सबसे मिलेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, हम 1-2 दिन रहकर वापस आ जाएं। मुजम्मिल फारूकी प्यार से उसे समझाते हैं, जिस पर आरजू उदासी से सर हिलाकर खामोशी से खाना खाती है। क्या हुआ, वैसे तो तुम्हें अपने ताया अब्बू की इतनी याद आती है, फिर अब वहां जाने का नाम पर मुंह क्यों उतर गया? खदीजा उसका मुंह उतरा हुआ देखकर पूछती है। मामा, ताया अबू से मिलने का सोचकर तो मैं बहुत खुश हूँ, पर वहाँ अमजद भाई भी होते हैं ना, इसलिए मेरा दिल नहीं चाहता। आरजू उन्हें अपनी उदासी की वजह बताती है। बेटा, वो भी भाई है आपके, खदीजा फारूकी उसे प्यार से कहती है। मामा, भाई बोलने से कोई भाई बन जाता थोड़ी है ना, पर्दा तो उसने फिर भी वाजिब है ना। पर बेटा, पहले भी तो तुम हमारे साथ ही रहते थे ना, खदीजा फारूकी उसकी बात के जवाब में कहती है। मामा, पहले और बात थी, पहले मैं पर्दा नहीं करती थी, पर अब जब मैंने पर्दा शुरू कर दिया है तब से मैं हर किसी से पर्दा करती हूँ, तो अमजद भाई के सामने बगैर पर्दे के कैसे जा सकती हूँ? मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, पर एक घर में रहते हुए मैं उनसे ज़्यादा देर छुप नहीं सकती। कभी ना कभी सामना हो जाता है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो मेरा चेहरा देखें, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम ज़्यादा दिन वहाँ ना रुकें। उनकी बात पर आरजू वजाहत देती है। मेरी जान, हमें भी आपके पर्दे का ख्याल है, आप फिक्र ना करें, अमजद घर पर नहीं है, किसी काम के सिलसिले में गया हुआ है, ईद के बाद ही आएगा। आप वहां पर बेफिक्र होकर घूम सकती हो। कब से खामोशी से उनकी बातें सुनते मुजम्मिल साहब उसे बताते हैं। लो, हो गया तुम्हारा मसला हल, खुश हो जाओ अब, खदीजा फारूकी मुस्कुराए हुए कहती हैं, जिस पर आरजू भी मुस्कुराती है। अब वो पुरजोशी से वहां जाने की तैयारियां कर सकती थी। अब्बास, तुम सबकी टिकट्स बुक करवा लेना, और आरजू बच्चे, आप भी कल अपनी यूनी से छुट्टी ले लेना। मुजम्मिल फारूकी की बात पर वो दोनों महज सर हिला देते हैं और फिर सभी उठकर नमाज अदा करने चले जाते हैं। ये सुबह के 4 बजे का वक्त था। फारूकी हाउस में सब सहरी करके अभी फारिग हुए थे। अब्बास और मुजम्मिल साहब तो सहरी करके मस्जिद चले गए थे, जबकि खदीजा बेगम भी अपने कमरे में चली गई थी और आरजू सारे बर्तन समेट रही थी, जब कोई उसके मुंह पर हाथ रखकर जबरदस्ती उसे कोने में लेकर जाता है। आरजू अपने हाथ पांव मार रही थी, मगर अगले बंदे की गिरफ्त सख्त थी। चिल्लाना मत, ये मैं हूँ। उसको कोने में ले जाकर उसके कान में सरगोशी करते उसके मुंह से हाथ हटाता है। अब फिर यहाँ आ गए, आपको सुकून नहीं है अपने घर में? वासे को अपने सामने देख आरजू गुस्से से कहती है। नहीं, मेरा सुकून तुम हो, मुस्कुराते हुए कहता वो आरजू का दिल धड़का गया था। इधर आए आप। किसी के आ जाने के डर से आरजू उसका बाजू पकड़कर ऊपर अपने कमरे में ले जाती है। वासे, आपको अंदाजा है अगर कोई आपको देख लेता तो? कमरे में पहुंचकर उसका हाथ छोड़कर आरजू गुस्से से उसे घूरती है, जो डीठ बना मुस्कुरा रहा था। तो क्या मैं उन्हें बोल देता कि मेरी इकलौती बीवी इस घर में रहती है, इसलिए इससे मिलने आ जाता हूँ? उसके पुरनूर चेहरे को गौर से देखते हुए जवाब दिया जाता है। वैसे आप खुद तो मरेंगे, साथ में मुझे भी मरवाएंगे। अगर आपकी बीवी हो, इस घर में रहती है, तो उसके पास जाए ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? आरजू को अपना झूठ याद आता है तो गुस्से से उसे कहती है, क्योंकि मुझे अपनी बीवी की जुड़वा बहन ज्यादा पसंद आ गई है। वासे मजे से कहता उसका चेहरा देखता है, जो पल में ही गुस्से से सुर्ख हो गया था। मिस्टर वासे दुरानी, आपके अंदर शर्म नाम की कीड़े पाए जाते हैं या नहीं? एक मंगेतर, एक बीवी और न जाने कितनी गर्लफ्रेंड्स होने के बावजूद आपको मैं पसंद आ गई हूँ। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा लाल अनार हो गया था। तुम्हें कैसे पता चला मेरी एक मंगेतर भी है और इतनी सारी गर्लफ्रेंड भी? उसके सवाल पर आरजू अपनी जुबान दांत तले दबा लेती है। वो मुझे आरजू ने बताया था। और एक और छूट जब जिस पर वासे समझने वाले अंदाज में सर हिला देता है। तुम्हें पता है, मैं जब आरजू से मिला था ना, तो मुझे लगा था कि आरजू झूठ नहीं बोलती, पर मैं गलत था। आरजू फारूकी ने तो झूठ के PhD कर रखी है। वासे अफसोस से उसका चेहरा देखकर कहता है, मैं झूठ नहीं बोलती। आरजू के मुंह से बेसाख्ता ही निकल जाता है, जिस पर वासे मुस्कुरा देता है। पर मैंने तो आरजू के बारे में बोला, तुम तो हमारा हो ना? वासे के कहने पर आरजू जोर जोर से सर हाँ में हिला देती है। तुम बहुत बड़ी झूठी हो आरजू, कब से मुझसे झूठ बोलती जा रही हो जैसे मैं पागल हूँ, जो तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। वासे उसके सर हिलाने पर मुंह बनाकर कहता है, मैं जानबूझकर झूठ नहीं बोलती, बस झूठ को खुद ही शौक है फिसलने का, इसलिए हमेशा मेरी जुबान से फिसल जाता है। आरजू मासूमियत से आंखें पटपटाकर कहती, वासे को खुद को देखने पर मजबूर कर गई। तुम्हें पता है आरजू, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा। वासे बेखुदी के आलम में उसके चेहरे की जानिब हाथ बढ़ाकर कहता है, पर आरजू पीछे हटकर अपना चेहरा उसकी पहुंच से दूर कर देती है। ये बात मैं जानती हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं। अब आप जाइए, मुझे नमाज पढ़नी है। आरजू को फिर से याद आ गया था कि वो वासे पर उत्साह हुई। मुझे भी इस दिन तुम्हारी तरह नमाज साथ पढ़नी है। नमाज के नाम पर वासे को उस दिन वाला वो सुकून याद आता है जो नमाज पढ़कर उसे मिला था, पर ऐसा मुमकिन नहीं। आरजू की ख्वाहिश सुनकर खुश हो जाती है, पर उसे मना करना पड़ता है। क्यों?
वासे का मुंह उतर जाता है उसके इनकार पर, क्योंकि औरत अमामत नहीं कर सकती। आरजू की बात पर वासे ना समझी से उसे देखता है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये कि औरत नमाज का तरीका तो बता सकती है पर नमाज पढ़ा नहीं सकती। आरजू उसके सवाल का जवाब देती है। लेकिन उस दिन भी तो तुमने मुझे नमाज पढ़ाई थी। वासे को समझ नहीं आ रहा था वो कहना क्या चाहती है। हाँ, क्योंकि मुझे तब इल्म नहीं था कि इस बात का कि इस दिन जब मैं घर आई तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा था जिसमें कहा गया था कि औरत नमाज नहीं पढ़ा सकती। अगर किसी के घर में मर्द मौजूद है तो उनको चाहिए कि मर्द अमामत करे, और अगर किसी घर में कोई मौजूद मर्द नहीं तो सिर्फ औरतें हैं, वो बाजमात होकर नमाज अदा कर सकती हैं। जो औरत नमाज पढ़ाएगी उसे चाहिए कि पहली लाइन के बीच में खड़ी होकर सबके साथ नमाज पढ़े, और अगर इमामत मर्द करेगा तो उसे चाहिए कि सबसे आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। आरजू उसे उस दिन के वीडियो के बारे में बताती है। वासे, मैं भाई से कहूँ आपको नमाज सिखा दें? वासे को खामोश देख आरजू सारे गुस्से को साइड पर रखकर पूछती है। नहीं, मुझे नहीं सीखनी। वासे का तो दिल हाँ करने को कर रहा था पर अपने दिल की ना मानकर मना कर देता है। आपकी मर्जी, पर अगर आप सीख लेते तो आपको सुकून की तलाश में कहीं जाना नहीं पड़ता। आरजू उसके इनकार पर उदासी से कहती है, क्या नमाज सीखने के लिए सुकून आ जाता है? वासे तजस्सुस से पूछता है। हाँ, 100%। तो आजमा ले, पर फिलहाल इधर से जाए, मुझे नमाज के लिए देर हो रही है। आरजू एक नजर दीवार पर लगी घड़ी को देखते हुए कहती है उस जाने का। जा रहा हूँ, मुंह बनाकर वासे दरवाजे की जानिब बढ़ता है। वासे पीछे से उसके पुकारने पर मुस्कुराते हुए मुड़ता है। इधर से मत जाइए, इस वक्त घर पर सब लोग जाग रहे हैं, आपको कोई देख ना ले। मतलब आज मैं यहीं रुक जाऊं? पुरजोश होते हुए कहते वो आरजू को एक आंख नहीं भा रहा था। जी नहीं, मेरे रूम में दूसरा दरवाजा है, वो बाहर की जानिब खुलता है, उधर से चले जाइए। आरजू के जवाब पर उसका मुंह के साथ उतर जाता है और वो इसी उतरे हुए मुंह के साथ छुपते छुपाते इस दरवाजे से बाहर निकल जाता है, पर लाख कोशिश के बावजूद भी किसी की नजरों ने उसे देख लिया था। वासे कब से आरजू का यूनी के गेट के पर वेट कर रहा था, पर वो अभी तक नहीं आई थी और ना आज आनी थी। उसने आरजू को बहुत बार कॉल्स भी की पर वो उठा नहीं रही थी, जिसकी वजह से वासे दुरानी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कहीं नाराज तो नहीं हो गई? फोन को हाथ में पकड़े परेशानी से सोचा जाता है, क्या करूं इस वक्त? तो उसके घर भी नहीं जा सकता। खुद से ही सोचते हुए वो परेशान होता जा रहा था। इतने कम वक्त में ही उसे आरजू की इतनी आदत हो गई थी कि एक दिन भी उसे देखे बगैर गुजर नहीं रहा था। अस्सलाम वालेकुम वासे भाई, कैसे हैं आप? कोमल, जो आज देर से यूनी आई थी, के गेट पर वासे को देखकर सलाम करती है। मैं आरजू की दोस्त कोमल। वासे को अजनबी नजरों से खुद को देखता पाकर अपना तारुफ कराती है। ओह, मुझे मालूम नहीं था। सर हिलाकर कहा जाता है। आरजू अभी तक क्यों नहीं आई है? वासे को लगा शायद उसे मालूम हो, इसलिए पूछ लिया। वो तो आज लीव पर है। उसके बताने पर वासे को गुस्सा आता है। मतलब अगर छुट्टी करनी ही थी तो एक मैसेज करके उसे बता नहीं सकती थी? क्यों? ना चाहते हुए भी वासे पूछ ही लेता है कि शायद कोई और वजह हो छुट्टी करने की। ये तो मुझे नहीं मालूम, बस उसने सुबह मैसेज किया था कि अब से लेकर ईद की छुट्टियों तक वो यूनी नहीं आएगी। व्हाट? कोमल की बात सुनते ही वासे के मुंह से चीख निकल जाती है। इतने दिन क्यों छुट्टी करेगी वो? उसे बोलो शराफत से कल यूनी आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरजू का गुस्सा कोमल पर निकाल कर वो यूनी के बाहर चला जाता है और कोमल उसके गुस्से पर मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। आरजू और उसकी फैमिली इस्लामाबाद पहुंच चुकी थी। अपने इकलौते ताया ताई के मिलकर आरजू सब कुछ भूल गई थी। उसे याद ही नहीं था कि कोई रोज यूनी के गेट पर उसका इंतजार करता है, जिसे बगैर बताए वो इतने दिनों के लिए शहर से बाहर आ गई है। आरजू बेटा, आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? ताया अब्बू, मुझे तो पढ़ाई समझ ही नहीं आ रही। जो लेक्चर सुनती हूँ घर आकर वो सारा भूल जाता है। उनके सवाल पर आरजू मुंह बनाकर जवाब देती है। अरे, तो जो समझ ना आए वो अब्बास से पूछ लो ना। उनके पास में जब मैं होती हूँ कुछ पूछने तो ये हमेशा बिजी हैं, बाद में आकर पूछना बोलकर कमरे से निकाल देते हैं। आरजू के इल्जाम पर अब्बास का सदमे से मुंह खुल जाता है। मतलब इतना संगीन इल्जाम, वो भी अब्बास फारूकी पर, जो 2-2 घंटे आरजू को एक सवाल समझाने में लगा देता है। तुझे अल्लाह पूछे आरजू, बिल्कुल शर्म ना आई तुम्हें इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए? सदमे से भरपूर लहजे में सवाल करता है, जिस पर आरजू टिटाई से नफ़ी में सर हिला देती है। अच्छा, अब तुम लोग कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, अफ्तार का वक्त बस होने ही वाला है। अपने ताया की बात पर वो दोनों सर हिलाकर कमरों में चले जाते हैं और पीछे सब बड़े आपस में बातों में लग जाते हैं। वैसे मुजम्मिल भाई, आरजू अब माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, इसके मुस्तकबिल का सोचा है कुछ? बातों बातों में आरजू की ताई ने उनसे पूछ लिया। नहीं भाभी, अभी तो बस आरजू की पढ़ाई तक ही सोच है। भाई, पढ़ाई तो होती रहेगी, मैं उसकी शादी का पूछ रही थी। मुजम्मिल फारूकी की बात पर उनकी भाभी झट से कहती है। जी भाभी, हम इसकी बात आपकी समझ रहे हैं, पर हमने अभी आरजू का कुछ सोचा नहीं है।
अब क्या खदीजा बेगम भी बातों में हिस्सा लेती है। सोचने में कितना वक्त लगता है, आप अभी सोच लें। अपने भाई की बात सुनकर मुजम्मिल साहब उन्हें ना समझी से देखते हैं। हम कुछ समझे नहीं भाई, इस वक्त हमें क्या सोचना है? अरे मुजम्मिल, तुम हमेशा ना समझ ही रहना। मैं ये कह रहा था कि आरजू माशाल्लाह से बड़ी हो गई है और हमारा अमजद भी माशाल्लाह से अपना कारोबार करने लगा है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों का रिश्ता करके उन्हें अपने रिश्ते को मजबूत बना लें। वो उन्हें अपनी बात का मतलब समझाते हैं, जिस पर कुछ पल तो मुजम्मिल साहब और उनकी बेगम को गहरी चुप ही लग जाती है। भाई साहब माफ़ कीजिएगा, पर यह फैसला आरजू खुद करेगी। आप जानते हैं मैं कम से कम शादी के मामले में अपनी मर्जी बच्चों पर थोपने का कायल नहीं हूँ। मैंने अपने बच्चों को ये शौक दिया है कि वो अपने लिए एक बेहतरीन हमसफ़र का इंतखाब कर लें, इसलिए मेरी बेटी जहाँ कहेगी मैं उसकी शादी वहीं करवाऊंगा। मुजम्मिल साहब बिलवास्ता उन्हें रिश्ते से मना करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी को अमजद बिल्कुल भी पसंद नहीं और अपनी बेटी की पसंद के बगैर वो इतना बड़ा फैसला हरगिज़ नहीं कर सकते थे। हाँ तो इसमें क्या है, आरजू से उसकी मर्जी पूछ लो, वो कौन सा मना करेगी, आखिर इतनी फरमाबरदार बच्ची है हमारी। उनके भाई अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। भाई अगर मैं एक बार आरजू से जाकर इस रिश्ते के लिए पूछूंगा ना, तो वो बगैर सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी, सिर्फ ये सोचकर कि अमजद उसके माँ बाप की पसंद है। पर मैं चाहता हूँ कि वो अपने माँ बाप के लिए अपना मन मारकर रिश्ते से हाँ ना करे, बल्कि अपनी पसंद से हाँ करे। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।